हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का हमारा सेशन होगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम देखेंगे कि जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थीं वो अपने यहाँ कैसे आती हैं और जो प्रथम व्यक्ति था वो कैसे कहाँ पे आता है, उनका जो सहायता कौन करता है जो यात्रा में, उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। डच कब आए, फ्रांसीस कब आए, हाँ पुर्तगाली कब आए, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब यहाँ पे आती है, इन सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। आधुनिक भारत आज हमारा सेशन स्टार्ट होता है और इसमें कई सेशन लगेंगे आपको इसको ख़त्म करने में। उसके बाद हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको भी लाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एक यहाँ से देखने को मिलेगा, और हमने इस वीडियो में रखने की कोशिश की है सिर्फ फैक्ट क्वेश्चन को रखने की कोशिश की है। और बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन ना करते हुए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो आधुनिक भारत है, कहाँ आधुनिक भारत है, इसमें देखो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन कैसे हुआ उन चीज़ों को देखते हैं। देखो पहली बात, अपने यहाँ जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज करता है। कौन? वास्को डी गामा। और ये पश्चिमी जो तट है कालीकट, वहाँ पे पहुँचता है। कालीकट बंदरगाह वहाँ पे पहुँचा। कब? 17 मई 1498 ईस्वी को ये पहुँचता है। और जो ये यूरोपीय यात्री था जिन्होंने वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की और इसका जो पथ प्रदर्शक के रूप में काम किया यहाँ पे, वो गुजराती व्यक्ति था। कौन था? अब्दुल मनीत था। कौन? अब्दुल मनीत था, जिन्होंने इनका सहायता किया, जो पथ प्रदर्शक के रूप में काम किया। उसके बाद और हम आगे चलें, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? पुर्तगाली। देखो पुर्तगाली अपने यहाँ 1505 ईस्वी में आते हैं। कब? 1505 ईस्वी में पुर्तगाली आते हैं। फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली बनकर आया, पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। और 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली का वायसराय बना। और 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के जो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेता है, मतलब यूसुफ आदिल शाह को परास्त करके गोवा पे अपना अधिकार कर लेता है। कौन? पुर्तगाली। अब पुर्तगालियों का गोवा पे अधिकार हो जाता है कब? 1510 ईस्वी में। उसके बाद ये क्या करेंगे? अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्हें पहली व्यापारिक जो कोठी इन्होंने लगाई वो कोचीन, केरल में लगाई। केरल कहाँ? कोचीन में। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में। केरल में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी को खोला। और उसके बाद पुर्तगाली के बाद यहाँ पे आते हैं कौन? डच। पुर्तगाली के बाद यहाँ पे डच आते हैं। जो पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन था, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी सुमात्रा पहुँचता है। पूर्व में जब ये सुमात्रा कौन? डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन और 1596 ईस्वी में जब ये पूर्वी सुमात्रा पर पहुंचा, तो उसके बाद इनका भी तो लालसा बढ़ेगी ना, इनको भी तो क्या करना था, इनको भी तो अपने पेट भरना था, ये भी तो व्यापार करेंगे। तो अब इन्होंने डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में खोली। कहाँ? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टम में इन्होंने खोला। मसूलीपट्टम ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ पे खोला इन्होंने। कौन? डचों ने। अब डचों की दूसरी जो व्यापारिक कोठी खुलती है वो पुलिकट में खुलती है। ये कहाँ है? तमिलनाडु के जो तिरुवल्लूर ज़िला है वहाँ पे पड़ता है। वो समुद्र तटीय इलाका है, वहाँ पे इन्होंने पुलिकट में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली। किसनों खोली? डचों ने खोली। ठीक। उसके बाद यहीं से ये अपना प्रमुख इसको केंद्र बनाते हैं और यहीं से ये क्या करते हैं? समस्त गतिविधियाँ यहीं से करते हैं जो डच होते हैं। और यहीं पे ये अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और तमाम चीज़ों को यहीं पे करने की कोशिश की डचों ने। और उसके बाद ये डचों ने अपने जो औद्योगिक लोगों को, उद्योग में जो लोगों को रखा, उन्होंने वेतन देने का भी प्रारंभ किया। मतलब वेतन भोगी को रखने का स्टार्ट किया पहली बार डचों ने।
और डचों ने भारत में अंतिम रूप से इनका पतन कब होता है, जब यहाँ पे अंग्रेज और डचों का युद्ध, वेदरा वाला युद्ध होता है। कब वेदरा वाला युद्ध होता है? 1759 ईस्वी में, तब यहाँ पे डच का अंत हो जाता है। अब डच और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ, वेदरा वाला युद्ध 1759 में, तब डच का यहाँ पे अंत हो गया। तो अब किसका प्रारंभ होगा? अब प्रारंभ होते हैं किसका? अंग्रेजों का। अब अंग्रेज का जो पहला अंग्रेजी जहाज़ था वो था रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन था पहला अंग्रेजी जहाज़। और यहीं पर देखो तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इनको इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान कर दिया जाता है व्यापार करने के लिए यहाँ से। तो अब उसके बाद क्या होता है कि 1609 ईस्वी में जो मुग़ल दरबार में जाता है प्रथम अंग्रेजी कैप्टन, वो कैप्टन हॉकिंस रहता है। जो प्रथम अंग्रेज होता है कैप्टन हॉकिंस, मुग़ल दरबार में जाता है। मुग़ल दरबार किसके? जहांगीर के दरबार में। और जेम्स जो प्रथम रहता है उसका राजदूत के रूप में ये जाता है जहांगीर के दरबार में। और 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में क्या किया? अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापना की। कौन? 1611 ईस्वी में कौन? अंग्रेजों ने। आंध्रा में देखो ये भी यहाँ पे क्या किया था? मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने जब यहाँ पे व्यापारिक कोठी अपनी स्थापित किए, अब इनके भी मन में तो ये है ना कि हमें भी व्यापार को अपना बढ़ाना है। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए ये भी तो कुछ और ही आगे सोचेंगे और भी आगे करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये क्या करते हैं कि 1615 ईस्वी में सम्राट जो जेम्स प्रथम था और सर टॉमस रो को अपना राजदूत बना करके जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर और शाहजहां ने इनको क्या किया? व्यापारिक छूट प्रदान करते हैं। जब इनको व्यापारिक छूट प्रदान करते हैं तो इनको और भी क्या हुआ? आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है अंग्रेज़ों को, और ये भी और आगे अपने व्यापार को बढ़ाते चले जाते हैं। अब यहाँ व्यापारिक जब छूट इनको मिलता है, उसके बाद की बात करें तो जो 1632 ईस्वी की बात करें तो गोलकुंडा के सुल्तान ने भी इन्हें 1500 पैगोडा वार्षिक कर के साथ इनको भी स्वतंत्रता दे दिया कि जो गोलकुंडा वाला राज्य है, वहाँ का जो बंदरगाह है उसे भी स्वतंत्रता पूर्वक ये वहाँ से व्यापार कर सकें उस बंदरगाह से। और जब यहाँ भी इनको स्वतंत्रता मिल गई तो इनको भी और व्यापार बढ़ता चला गया। उसके बाद और आगे देखोगे 1647 ईस्वी में जो अंग्रेजी फ्रांसिस ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास को पट्टे पर लिया और यहाँ पे किलाबंद कोठी का निर्माण कराया। और यहीं पे क्या करते हैं कि अपने अंग्रेजी मुख्यालय को बनाते हैं। कहाँ पे? चंद्रगिर के जो मद्रास को पट्टे पे दिया था वहीं पे ये क्या करते हैं? अंग्रेजी मुख्यालय को बनाते हैं। और उसके बाद अगर इनको और यहाँ पश्चिम की ओर मिल भी जाए, पश्चिम में मिल जाए और कोई स्थान, तो यहाँ भी बनाएंगे अपना। तो अब देखो यहाँ पे 1651 की बात करोगे तो बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। अब बंगाल में भी इन्हें व्यापारिक छूट की अनुमति मिल गई है। अब इसके बाद 1668 की बात करेंगे तो चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर भी इनको बम्बई को दे दिया। बम्बई को जब इनको दे दिया तो अब ये पश्चिम में पूरा कार्यालय अपना बनाएंगे। कहाँ पे? बम्बई पे बनाएंगे। अब यहाँ 1687 ईस्वी की बात करें तो 1687 ईस्वी में इन्होंने सूरत से हटा करके अपना मुख्यालय कहाँ पे ले आते हैं? बम्बई में ले आते हैं। बम्बई में अपना पूरा मुख्यालय बना लेते हैं और उसके जब इनका मुख्यालय बन जाता है तो अब ये किसी की सुनेंगे नहीं। अब इनको तो अब क्या हुआ है? अब इनको अपना व्यापार सूझेगा, किसी को और कुछ नहीं सूझेगा। तो अब 1660 ईस्वी में क्या होता है? अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसिस और अंग्रेज़ों के बीच जब युद्ध होता है, इसमें फ्रांसिस को बुरी तरीके से अंग्रेज़ों ने हराया। जब इनसे हराया तो अब बैफुकुट पे फ्रांसिस चले गए। अब फ्रांसिस को यहाँ ख़त्म ही हो गए थे। तो अब यहाँ 1661 ईस्वी में भी फ्रांसीसियों से क्या हुआ कि पंडिचेरी को भी अंग्रेज़ों ने छीन लिया। पंडिचेरी को छीन लिया, उसके बाद फिर 1663 ईस्वी में इनके बीच क्या हो जाती है? संधि हो जाती है फ्रांसिस और अंग्रेज के बीच में। तो
जो चंद्रनगर जो था, यहाँ चंद्रनगर रहेगा, चंद्रनगर जो था, चंद्रनगर को छोड़ करके 1749 ईस्वी तक जो फ्रांसीसी के कब्जे में जितने भी राज्य थे, मतलब जितने भी स्थान थे फ्रांसीसी के कब्र में, वो 1749 तक उनको वापस कर दिया जाता है। और ये फ्रांसीसी के कब्जे में कब तक रहते हैं, ये भारत की आज़ादी तक उनके कब्जे में रहते हैं। फिर सिर्फ चंद्रनगर को छोड़ करके, चंद्रनगर को छोड़ करके ये 1763 में क्या करते हैं, अपना एक पेरिस संधि करते हैं। तब इनका क्या होता है कि 1749 तक जो भी इनके कब्जा जहाँ तक किए थे उनको दे दिया जाता है। तो ये कब तक रहते हैं फ्रांसीसी, भारत की आज़ादी तक रहते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद जो हमारा सेशन आएगा, बंगाल पर अंग्रेज़ों का जो आधिपत्य स्थापित हो गया था, तो वहाँ सिराजुद्दौला वगैरह को इन्होंने कैसे हराया, जो मीर कासिम था उन्होंने कैसे, जो मीर कासिम था, जो मीर जफ़र का क्या होता है, दामाद होता है ना, तो वो कैसे बनता है वहाँ पे, और मीर जफ़र कैसे सिराजुद्दौला को धोखा देता है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। बंगाल पर जो अंग्रेज़ों का आधिपत्य होता है उनको, और जो कंपनी के बीच गवर्नर जनरल जो आते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए क्या होते हैं, गवर्नर जनरल की नियुक्ति होने लगती है। उनके आय को मतलब कि जो कार्यकाल हो उनको भी नियंत्रित करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उन सारी चीज़ों को भी बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और जो भी गवर्नर जनरल के बारे में जो घटनाएं हुई हैं, जो भारत की आज़ादी तक जो गवर्नर जनरल रहे हैं इम्पोर्टेंट उनकी चर्चा करेंगे। उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं उनकी चर्चा करेंगे अगले वाले सेशन में। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो फिर मिलने की कोशिश करते हैं, एक नए सेशन, एक बेहतरीन सेशन, पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट। आपको सिर्फ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, सिर्फ वही चीज़ें लेकर के मिलते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।